आज अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है इमल्शंस। इमल्शंस जो है वो आपका डिस्पर्स सिस्टम है। डिस्पर्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आपका जो ड्रग फॉर्मुलेशन के कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में हल नहीं होते। अगर वो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं तो आपस में, सॉलिड लिक्विड कंपोनेंट्स हैं तो वो आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे, और वो अगर लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट्स हैं तो वो आपस में इमिसिबल होंगे। इन केस ऑफ सस्पेंशन हमने पढ़ा था लिक्विड और सॉलिड कंपोनेंट को, कि सस्पेंशंस में सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर हल नहीं होता। जो कॉन्टिन्यूअस फेज थी वो लिक्विड थी और जो डिसकॉन्टिन्यूअस फेज थी वो सॉलिड था। बट इन केस ऑफ इमल्शंस लिक्विड और लिक्विड फेज आपस में हल नहीं होते। इसमें दो लिक्विड्स जो हैं वो प्रिपरेशन का ऐसा हिस्सा होते हैं जो कि ऑपोजिट पोलैरिटी के होते हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल लें तो एक समझ लें कि वाटर होता है और दूसरा क्या होता है, ऑयल होता है। ये आपस में हल नहीं हो सकते, ये आपस में इमिसिबल है। तो हम क्या करते हैं, हम एक तीसरी चीज ऐड करते हैं, वो है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट उस दोनों फेसिस के इंटरफेस के ऊपर जाकर उसकी इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है, और हमें ऐसा नुमाया होता है कि दोनों आपस में हल हो गए हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आपस में हल नहीं हुए होते। तो इमल्सिफाइंग एजेंट ने उनको अब जो है वो रफली तौर पर इमिसिबल लिक्विड्स को थोड़ा बहुत मिसिबल बनाना है। सस्पेंशंस के केस में जो वो थर्ड फेज होती है वो कौन सी होती है, सस्पेंडिंग एजेंट्स। और इमल्शंस के केस के अंदर ये जो थर्ड फेज है जो कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में हल करेगी, दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट्स। अब एक इमल्शन क्या होती है, इमल्शन एक ऐसा डिस्पर्स सिस्टम है जिसके अंदर एक चीज जो है दूसरी चीज के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। एक चीज जो डिस्पर्स हो रही है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस मीडियम, और जिस चीज के अंदर डिस्पर्स हुआ जा रहा है दैट इज कॉन्टिन्यूस मीडियम। दोनों इमल्शन के केस में क्या है, दोनों इमल्शंस के केस में लिक्विड्स ही हैं। जो चीज थोड़ी मिकदार में है और वो किसी दूसरी चीज के अंदर हल हो रही है, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस मीडियम, और जिसके अंदर हल किया जा रहा है वो कॉन्टिन्यूस फेज है, वो ज्यादा मिकदार में है, तो वो कॉन्टिन्यूस मीडियम कहलाएगी। बायफेजिक सिस्टम है ये भी। दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं और इनको मिसिबल किस तरह से बनाया जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट की एडिशन के ऊपर। अब जो चीज डिस्पर्स फेस है जो थोड़ी मिकदार में है उसको इंटरनल फेस कहते हैं, और जो ज्यादा मिकदार में है जो कॉन्टिन्यूस फेस है उसको एक्सटर्नल फेस भी कहते हैं। ये इन केस ऑफ इमर्शियल जो है एक अलग से एडिशनल एक वर्ड हम पढ़ रहे हैं, कि जो डिसकॉन्टिन्यूस फेस है वो इंटरनल फेस कहलाती है, और जो कॉन्टिन्यूस फेस है वो एक्सटर्नल फेस कहलाती है। दो तरह की इमल्शंस की टाइप्स हैं। ये डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें, और डेफिनेशन आपने वर्ड टू वर्ड याद करनी होती है। और उसके अलावा इमल्शंस जो हैं उनकी दो टाइप्स हैं, एक है ऑयल इन वाटर और एक है वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर के अंदर जो ऑयल है, इसका इसको अगर हम पढ़ें तो इसका लिटरल मीनिंग ये है, ऑयल इन वाटर मींस ऑयल को वाटर के अंदर ऐड किया जा रहा है। मतलब ऑयल जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस फेज है और उसको कॉन्टिन्यूस फेज के अंदर ऐड किया जा रहा है जो कि है वाटर। तो ऑयल थोड़ी मिकदार में है और वाटर ज्यादा मिकदार में है। ऑयल क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस फेज, और उसका इसका जो कॉन्टिन्यूस फेज है दैट इज वाटर। अब अगर वाटर इन ऑयल पढ़ेंगे तो वाटर को ऐड ऑन किया जा रहा है ऑयल के अंदर, तो वाटर को अगर हम ऐड ऑन करेंगे ऑयल के अंदर तो कोई डिसकॉन्टिन्यूअस फेस मतलब थोड़ी मिकदार में वाटर है, और उसको एंटर किसके अंदर किया जा रहा है, ऑयल के अंदर एंटर किया जा रहा है, तो जो कॉन्टिन्यूअस फेस है दैट इज ऑयल, और ऑयल ज्यादा मिकदार में होगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि इनकी प्रिपरेशंस जो हैं ये कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लिक्विड भी होती हैं और ये सेमी सॉलिड्स भी होती हैं। अगर आप वाटर को ऑयल के अंदर मिक्स कर रहे हो, ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है, तो ये आपकी जो प्रिपरेशन बनेगी ना ये सेमी सॉलिड बनेगी। मतलब कि ये थोड़ी सी ग्रीजी ग्रीजी सी बनेगी। ये आपकी रनी लिक्विड जैसी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि जैसे पानी बहता है वैसी नहीं होगी। एंड नेक्स्ट ऑयल इन वाटर जो है, ऑयल इन वाटर जो है, ऑयल मिक्स करना है आपने वाटर के अंदर, और ये जो है ये बिल्कुल वाटरी प्रिपरेशन है, इसको लिक्विड प्रिपरेशन भी कहते हैं। तो जो ऑयल इन वाटर प्रिपरेशन होती हैं वो ये लिक्विड जो है टेक्सचर शो करती हैं, और जो वाटर इन ऑयल प्रिपरेशन होती हैं वो सेमी सॉलिड टेक्सचर जो है शो करती हैं। लिक्विड टेक्सचर जो शो करती हैं वो हम ऑरली भी यूज कर सकते हैं, पेरेंटली मतलब इंजेक्शन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और टॉपिकली स्किन पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो वाटर इन ऑयल होती है जिसके अंदर ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा है उसको हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिकली यूज करते हैं। अब एक्सटर्नल जो हम टॉपिकली यूज करते हैं, ये टॉपिकल की आगे से दो एग्जांपल्स हैं, लिनेमेंट्स और लोशंस। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि वाटर इन ऑयल जो है वो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन केस ऑफ लिनेमेंट। लिनेमेंट जो है वो होता तो बहुत ज्यादा लिक्विड ही है, लेकिन हम उसको सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके जो पार्टिकल साइज है वो
उस कैटेगरी में आता है, उसका पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आप लोगों को मार्केट अवेलेबल एक लिनेमेंट का पता होना चाहिए और एक लोशन का पता होना चाहिए। लिनेमेंट वो मेडिसिन होती है जब आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो तो स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा रेडिश हो जाती है, स्किन बहुत ज्यादा इची हो जाती है। कोई आपके माइंड में आ रही है ऐसी मेडिसिन जिसको आप जब स्किन पे लगाते हो तो स्किन बहुत ज्यादा रेडिश हो जाती है? जो हमारी डीप हीट टाइप की जो मेडिसिन होती हैं जो कि हमें अंदर मस्कुलर पेन को रिलीव करने के लिए यूज करते हैं, वो लिनेमेंट्स होती हैं। अब हमारे पास अगर सेमी सॉलिड्स की हम बात करें तो सेमी सॉलिड्स में ऑयली क्रीम्स और एक्वस क्रीम्स। अब इसको आपने बच्चे अंडरलाइन कर लें, या आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि जो आपकी एक्वस क्रीम्स होती हैं वो वैनिशिंग क्रीम होती है। वैनिशिंग क्रीम क्या होती है? वैनिशिंग क्रीम जो है, ये जो ब्यूटी क्रीम्स नहीं होती गोरा होने वाली क्रीम, दीज आर वैनिशिंग क्रीम्स, गोरा होने वाली क्रीम्स। ये आपको ना वाइवा में भी पूछ लेते हैं। वो एक्वस क्रीम्स होती हैं, वैनिशिंग क्रीम उनको कहा जाता है। वैनिशिंग क्रीम जो है, ये हम जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं ये वो होती हैं। और ऑयली क्रीम जो है कोल्ड क्रीम है, कोल्ड क्रीम जो है वो आप मॉइस्चराइजिंग के लिए यूज करते हो। अब एमल्सिफाइंग एजेंट्स आप कौन कौन से यूज करोगे? एमल्सिफाइंग एजेंट जो कि जो दोनों लिक्विड्स हैं उनकी इंटरफेशियल टेंशन को कम करेगा। ये हमने पढ़ा था कि दोनों की फेजेस की बाउंड्री के ऊपर इंटरफेशियल टेंशन या उसकी सरफेस टेंशन को कम करेगा, जो कि उनको कंप्लीटली तौर पे थ्रू आउट उनको डिस्पर्स रखेगा, जो कि नॉन टॉक्सिक होगा, किसी और चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वो तमाम इंग्रेडिएंट के साथ कंपैटिबल होगा, किसी इंग्रेडिएंट के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा। और उसके अलावा जो है वो पूरी मेडिसिन को स्टेबल रखेगा, उसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी रखेगा, उसकी प्रॉपर प्रॉपर्टीज को मेंटेन करेगा। दैट इज द चॉइस ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट या प्रॉपर्टीज। इसको प्रॉपर्टीज ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट्स भी कह सकते हैं कि एमल्सिफाइंग एजेंट्स की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इमल्शन के तीन बनाने के तरीके हैं। अच्छा बच्चों, इमल्शंस जो है ना ये आप प्रैक्टिकल भी करोगे, आप लोगों ने प्रैक्टिकल में कैस्ट्रॉल इमल्शन बनानी है। तो इमल्शंस में बच्चों हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले तो हमने उसकी डेफिनेशन और टाइप्स और इमल्सिफाइंग एजेंट देख लिया। इमल्शन के अंदर ना हमने तीन चीजें मिक्स करनी है, एक ऑयल, एक वाटर और एक इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जो हम मोस्टली यूज करते हैं ना वो होता है अकेशिया गम, मतलब गम यूज करते हैं, एकेशिया या ट्राइगोकैंथ गम यूज करते हैं हम। तो इन केस ऑफ इमल्शंस तीन तरह के मेथड होते हैं, कॉन्टिनेंटल मेथड जिसको ड्राई गम मेथड भी कहते हैं, इंग्लिश मेथड जिसको वेट गम मेथड भी कहते हैं, और बॉटल मेथड जिसको फोर्ब्स बॉटल मेथड भी कहा जाता है। अब इनके दोनों नाम पूछे जा सकते हैं, अभी वाइवा में भी एग्जाम्पल में बच्चे ज्यादातर ना ये वाले नाम याद कर लेते हैं, ड्राई गम, वेट गम और बॉटल। तो ये इनके जो एडिशनल सब्सटीट्यूशनल नेम है ना वो नहीं याद करते, तो एग्जामिनर पूछ रहा था कि ड्राई गम का दूसरा नाम क्या है, वेट गम का दूसरा नाम क्या है। तो ड्राई गम का नाम है दूसरा कॉन्टिनेंटल, वेट गम का इंग्लिश एंड फोर्ब्स का बॉटल मेथड। ड्राइगम मेथड में हम क्या करते हैं, ड्राइगम मेथड के अंदर अब तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है? कौन कौन से तीन इंग्रेडिएंट है? वाटर, ऑयल एंड एमल्सिफाइंग एजेंट। और उसको जो है एक तो हम लोगों ने इसकी एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी रखनी है, 4:1 रेशो के साथ हमने इसको यूज करना है। इसमें 4 जो है वो ऑयल है, 2 जो है वो वाटर है और 1 जो है वो गम है। 4:1 रेशो के हिसाब से हमने ड्राइगम मेथड में क्या होता है, रेशो क्या है, 4:1। 4 पार्ट्स किसके हैं, ऑयल के, 2 पार्ट्स किसके हैं, वाटर के, और 1 पार्ट किसका है, गम का। अब इसको हमने मिक्सिंग कैसे करनी है, हमने वेटेज तो ले ली कि इतना ये ग्राम हो गया, इतना ये ग्राम हो गया, इतना ये ग्राम हो गया। आपने मिक्सिंग कैसे करनी है, ड्राई गम में सबसे पहले आप गम लेते हो, गम के अंदर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑयल डालते हो, उसको मिक्स करके एक आप पेस्ट बना लेते हो, देन उसके अंदर आप, अब ये ड्राई गम है, अब गम जो है उसके अंदर आपने ऑयल डाला है वो ड्राई ही है, उसकी पेस्ट बन गई है। अब लास्ट में आप इसके अंदर वाटर डालोगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डाल के आप उसका वॉल्यूम मेकअप कर लोगे, ये आपका हो गया ड्राई गम मेथड। वेट गम मेथड के अंदर एक तो ये कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, 4:1 नहीं है, इसकी कॉम्पोजिशन अलग होती है। इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग क्या ज्यादा डालते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा हमारा कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन इधर आपने इधर इन्होंने कंपोजिशन नहीं लिखी हुई तो आपने भी नहीं लिखी, ठीक है? इधर इन्होंने नहीं लिखी तो आपने भी नहीं लिखनी, किसी ने भी ऑनलाइन देख के नहीं लिखनी इसने। अब मेन मकसद ये है बताने का तरीका। तो इसमें हम लोग गम लेते हैं, गम के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालेंगे। उसके अलावा जो हम फिर लास्ट में इसके अंदर जो है ना वो, हम इसमें ना दो तरह से, एक प्राइमरी इमल्शन बनाते हैं, एक सेकेंडरी इमल्शन बनाते हैं। प्राइमरी इमल्शन में हम गम के अंदर वाटर मिक्स कर लेते हैं, दूसरे में हम लोग थोड़ी सी जो है ना वाटर मिक्स ऑयल मिक्स कर लेते हैं थोड़ा गम के साथ, और फिर दोनों इमल्शंस को हम मिक्स कर देते हैं आपस में, एडमिक्सचर बना देते हैं। तो ये है हमारा वेट गम मेथड। तो जो बॉटल मेथड है ये ड्राइगम मेथड जैसा ही है, इट इज अ वेरिएशन ऑफ ड्राइगम मेथड, इसको अंडरलाइन कर लें। ये ड्राइगम मेथड जैसा ही है, लेकिन इसको ना हम लोग वोलेटाइल ऑयल्स के लिए, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। इसको भी अंडरलाइन करें कि वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए हम बॉटल बॉटल मेथड यूज करते हैं। और बॉटल मेथड किस मेथड जैसा है, वो ड्राइगम मेथड जैसा है। तो ड्राइगम मेथड की तरह हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग
इसका 4:1 था रेशो। इसमें हम लोग ना थोड़ी रेशो बदल देते हैं, इसमें हम ऑयल 4 लेंगे, वाटर 4 लेंगे, और जो हमारा गम है एमल्सिफाइंग एजेंट है वो हम 2 लेंगे। इसके अंदर थोड़ी गम की भी कंसिस्टेंसी ज्यादा है, गम की भी अमाउंट ज्यादा है, इसके अंदर ऑयल की भी अमाउंट ज्यादा है, और इसके अंदर वाटर की भी अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू गम मेथड, ड्राई गम मेथड। लेकिन इसका बनाने का तरीका सारा का सारा सेम है ड्राई गम मेथड से। ये आप लोगों को समझ आई है? इसको एक दफा रीड जरूर कीजिएगा, अगर नहीं समझ आती तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। अब आपने ऑयल और वाटर को मिक्स कर दिया, लेकिन आपने उसको उस टाइम के लिए वक्ती तौर के ऊपर उसको स्टेबल बना दिया, उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया, आपकी प्रिपरेशन बन गई। अब क्या क्या किस तरीके से आप मेक श्योर करोगे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो 2 इयर्स तक स्टेबल रहे? अब क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपकी मेडिसिन को अनस्टेबल बना सकती हैं? तो ये डायग्राम अगर आप गौर से देखें, एक गुड इमल्शन ऐसी होती है जिसके अंदर आपकी जो डिसकॉन्टिन्यूअस फेस होती है वो कॉन्टिन्यूअस फेस के अंदर थॉरली डिस्पर्स्ड हो। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज्यादा हो, कहीं पे कम हो, कहीं पे पार्टिकल साइज डिफरेंट है, कहीं पे पार्टिकल साइज डिफरेंट है, कहीं पे सेपरेट हो गया, कहीं पे अलग है, कहीं पे जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये डायग्राम अगर आप गौर से देखें। अब एक प्रॉपर्टी है अनस्टेबिलिटी की, कॉलिसेंस। इसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं एक फेज के, वो फ्यूज होके एक बड़े से ग्लोब्स बना देते हैं। डिस्पर्स फेज जो होती है वो अप जो डिस्पर्स्ड होती है इन कॉन्टिन्यूस फेज, जो डिसकॉन्टिन्यूस फेज होती है वो सारी की सारी फ्यूज होके आपस में जुड़ के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बना ले, तो दैट इज कॉलिसेंस। कॉलिसेंस होता है ग्रो टुगेदर या फिर आपस में जुड़ जाना। देन हमारे पास आती है क्रीमिंग या सेडिमेंटेशन। क्रीमिंग में क्या होता है कि आपके पार्टिकल का साइज नहीं बढ़ेगा, आपस में फ्यूज नहीं होंगे, लेकिन जो भी उनका पार्टिकल साइज है सारे के सारे टॉप लेयर पे आ जाएंगे। क्रीम जैसे टॉप पे नहीं आ जाती, इस तरीके से ये भी झाग की तरह टॉप पे आ जाएंगे। दैट इज क्रीमिंग। क्रीमिंग अपवर्ड मूवमेंट होती है कि आपके सारे पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर आ जाएं। और अगर आपके वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो है सेडिमेंट हो जाएं, नीचे एंड पे बैठ जाएं आपकी प्रिपरेशन के, दैट इज सेडिमेंटेशन। क्रीमिंग पे टॉप पे आ जाते हैं, सेडिमेंटेशन पे एंड पे आ जाते हैं। इधर आप एक और डायग्राम भी बना सकते हो जिसमें ये सारे बबल्स आप एंड पे कर दो और कह दो ये सेडिमेंटेशन है। उसके अलावा इसमें ये होता है कि एक थिक लेयर, फोम लाइक थिक लेयर बन जाती है, मतलब फोम की तरह, झाग की तरह की थिक लेयर सरफेस के ऊपर बन जाएंगी, दैट इज क्रीमिंग। और अगर झाग की तरह की लेयर जो है वो बॉटम पे बन जाएगी, दैट इज सेडिमेंटेशन। उसके बाद हमारे पास आती है क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग। इसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीटली तौर पर दोनों लेयर्स आपस में सेपरेट हो जाती है। कंप्लीटली तौर पर दो ऐसी, जैसे लिक्विड वाटर और ऑयल है, वाटर और ऑयल कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा। मींस जैसे ये नीचे वाटर आ गया और ऑयल उसके ऊपर लेयरिंग हो गई, ये वाटर की लेयर अलग हो गई और ऑयल की लेयर अलग हो गई, दैट इज ब्रेकिंग। मतलब कंप्लीटली तौर पर आपकी मेडिसिन जो है वो टूट चुकी हुई है, डिसकॉन्टिन्यूअस फेज और कॉन्टिन्यूअस फेज दोनों सेपरेट हो चुकी हुई हैं, और आप इसको जितना मर्जी शेक करते रहोगे ये अब ये नहीं जुड़ेगी और ये दोबारा से ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अब ये खराब हो चुकी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन, फ्लॉक को कहते हैं झुंड इकट्ठा होने को, जो है ना, जो कहीं पे झुंड इकट्ठा हुआ होता है उसको कहते हैं ये फ्लॉक्स हैं। ठीक है। तो फ्लॉकुलेशन में क्या होता है कि कुछ कुछ पार्टिकल्स भी आपस में मिलके एक झुंड सा बना लेते हैं, एक मजमुआ सा बना लेते हैं। जैसे ये देखें, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। तो इस केस के अंदर इनको कहते हैं, ये जो मेडिसिन के अंदर, ये जो इमल्शन के केस के अंदर खराबी हुई है, दैट इज फ्लॉकुलेशन। और फ्लॉकुलेशन जो होती है वो हमेशा ज्यादातर जो है किसी किसी बैक्टीरियल या इस वजह से होती है जो कि आपकी मेडिसिन के अंदर एंटर हो चुका होता है, कोई जरासीम एंटर हो जाए, दैट इज वाई होती है। अब आपको ये स्टेबिलिटी का क्वेश्चन अलग से आ सकता है, आप ये सारी डायग्राम अच्छे तरीके से देख लें, डायग्राम से आप डेफिनेशन समझ सकते हो। कॉलिसेंस में सारे फ्यूज हो गए हैं, क्रीमिंग में झाग बन गई है, फॉर्म बन गया है, फ्लॉकुलेशन में ये ग्रुप्स बन गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, ब्रेकिंग में दो सेपरेट लेयर्स हो गई हैं। और स्टेबिलिटी का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, आप लोगों को ये। सॉरी बच्चों, आज ना थोड़ा नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से मसला हो रहा है। स्टेबिलिटी का भी मैं आपसे कह रही थी कि क्वेश्चन आ सकता है, और ये स्टेबिलिटी का भी कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है, और ये आपकी प्रिपरेशन का मेथड्स का भी कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है, और चॉइस ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट का भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, और ओवरऑल पूरी मल्शन के ऊपर भी आपको नोट दिया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है किसी बच्चे को कोई सवाल है तो पूछ ले। किस-
बच्चे मैं आप लोगों से कह रही थी कि इसके हर टॉपिक का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसके ये स्टेबिलिटी का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसकी ये प्रिपरेशन मेथड्स का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसका जो है ये चॉइस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, और ओवरऑल आपका इमल्शन पे नोट लिखने का क्वेश्चन आ सकता है। आपका ना प्रैक्टिकल भी है इमल्शन का, तो जो प्रैक्टिकल में टॉपिक्स करने होते हैं ना उसमें से वाइवा के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इस वजह से वो टॉपिक्स आपने किताब से ज्यादा अच्छे तरीके से याद करने होते हैं। किसी बच्चे को भी इमल्शन की समझ नहीं आती तो आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना, अभी रीड कर लें। कोई सवाल समझ नहीं आती, कोई चीज समझ नहीं आती तो पूछ लें।